हमने जो है 50% अपना पेपर डन कर लिया है, ठीक है। यानी कि 50% कहने से मुराद ये है कि एक पूरी साइड हमने कर ली है। अब इस साइड को भी हमने सॉल्व करना है। हाँ, सभी को पता होता है कि जो चौथा सवाल है या सवाल नंबर 4 है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं। तो मैंने उसी रूटीन से इसके पहले 9 सवालों का आंसर जो है जवाबी कापी पे लिखा है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको जोन सा क्वेश्चन आता होगा आपने वही करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसको तरतीब से लेके चलना है। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि पहले आप 12वां कर रहे हैं, फिर 5वां कर रहे हैं, फिर 9वां कर रहे हैं, फिर 13वां कर रहे हैं। नो, ये बेवकूफ़ी है। ये आपके जो पेपर चेकर है ना, ये चीज़ उसको गुस्सा दिलाती है, ठीक है। इस तरह जो है आपने पेपर के ऊपर सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर, मैंने अब गलती से यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ था, आपने इस तरह Q4 लिख देना है। गलती इंसानों से ही होती है। ये आपने 4 लिख देना है और यहाँ पे टाइटल उसी तरह लगा देना है आंसर्स का। पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएं जी रेडियन की क्या डेफिनेशन है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, उन्होंने कहा डिफाइन रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन अगर आपको 10th क्लास वाले आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स की बुक या चैप्टर नंबर 1 में याद किया तो आप वो भी लिख सकते हैं। वो लिखने पे भी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो वो डेफिनेशन लिखकर आपने इस तरह सर्कल बना के बताना ज़रूर है कि हमारा रेडियन क्या होता है। और एक बात मैं आपको पते की ये बताने लगा हूँ कि अगर आपने इस तरह फिगर बनाई होगी तो पेपर चेक करिए, आपकी थ्योरी पढ़ेगा भी नहीं। ओनली ऑन आपकी इस फिगर को देखते हुए वो आपको 2 नंबर अलॉट कर देगा, बस अगले सफ़े पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फिगर और एग्जाम्पल की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। अब रेडियन होता क्या है? रेडियन में बेसिकली हमारी जो आर्क होती है, इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक ये ए बी, ये 2 रेडियस हैं। और इन 2 रेडियस के दरमियान जो आर्क होती है उसकी लेंथ भी इस रेडियस के इक्वल होती है, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल 1 रेडियन होता है। इसे आप अपनी लाइंस में लिख दें, या जो इसमें जो मेजॉरिटी बातें हैं उसे आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 के इक्वल है। ये जो है इसका रेफरेंस मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। अगर आप पेज नंबर 311 पे आएँ, वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 आपको मिलेगा और एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये मिलेगा। बिल्कुल ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही मैट्रिक के, बल्कि तीसरा भी मैट्रिक लेवल का ही है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सीकन थीटा में पता है 1/cos होता है और कॉस सीकन थीटा 1/sin होता है। ये साइन इस साइन से, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल, और सारों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये ज़रा मैंने अरेंज करके लिखा ताकि एक स्टेप और हो जाए, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन एंड है। और लास्ट पे आपने इस तरह बता देना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। आपने एरो लगा के ख़त्म कर देना है। अब जनाब आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। उनने कहा है कि 775 को, सॉरी 7 कह रहा हूँ, साइन 75 को आपने सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो जाहिर है फिर आप इसकी जो वहाँ पे फंडामेंटल लॉ से जो डिडक्शन हुई हुई है वो उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इससे 75 की जो एडिशन है ना वो यही रखनी है, 45 प्लस 30। अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, क्योंकि ये आपकी बुक में उन्होंने कुछ नंबर्स की खुद से ही उन्होंने हिंट में भी बताया हुआ है, हिंट का लफ्ज़ लिख कर भी बताया हुआ है। तो 75 45 प्लस 30 75 होता है। हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। ये जो हमारा एंगल है ये अल्फ़ा है और ये हमारा एंगल बीटा है। इस तरह पुट करके आप ओपन करेंगे तो ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये आपको पेपर में अलाउ होता है। अगर आपको साइन 45 की वैल्यू ज़ुबानी नहीं ना आती तो आपने क्या करना है,
यहाँ पे लिखना है साइन, आगे लिखना है 45, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर जो है वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं देता होता, उसकी रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्सेप्टेबल नहीं होता मैथ में। तो आप उसको ज़रा रैशनलाइज, अगर आप वो भी लिखकर सॉल्व करेंगे जो आंसर भी बनता है आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके लिख देना, क्योंकि कैलकुलेटर में प्रोग्रामिंग होती है, कैलकुलेटर कभी धोखा नहीं देता। ये आप इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप जो आपकी ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 322 पे है, और इसका जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 317 पे है। तो वहाँ पे जो आपकी बुक वालों ने आंसर बनाया मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। अलहदा से जब आप साइन 45, साइन 30, कॉस 45 ये सारी वैल्यूज़ पुट करके एंड पे कैलकुलेटर से ही आपने टोटल करना है। फिर आपने डायरेक्ट लिखना है साइन 75 डिग्री, और जो आंसर आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है। अब आपकी जो बुक है ना, उन्होंने इस आंसर को दिया हुआ है आंसर में, यानी कि √3 + √2। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया हुआ है √2, 2 कॉमन लेके इसकी कटिंग करवाई हुआ है 4 के साथ। वो आप करवाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन यही बनता है। अगर आपको बेसिक मैथ आता है तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है। अब देखिए इसमें अब आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो आपको 2015 के पेपर का सलूशन मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, और दूसरा आपको ये भी पता चल रहा है कि बोर्ड के पेपर में ये किस तरह से लिखना है। अब आगे हमारा चौथा है, हमने प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी साइन A + साइन 2A जो भी है, आपने इसको लिख लेना है। यहाँ पे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। हमें पता है कि साइन डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो इसके इक्वल होते हैं, यानी साइन 2α इक्वल होता है 2 sin α cos α के। तो जहाँ लिखा हुआ था साइन 2A वहाँ पे इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी लिखती। कोस डबल एंगल आइडेंटिटी भी होते हैं, लेकिन वो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाकर लिखी है। तो ये साइन है, ये सारा ऊपर वाला तो कॉपी है, नीचे 1 + cos A कॉपी, और cos 2A की जो डबल एंगल आइडेंटिटी है वो ये है, तो इसकी जगह मैंने मार्कर से लिखा है। ऊपर नीचे से साइन A और cos A कॉमन आएगा, तो हमारा 1 + cos 2 cos A 1 + 2 cos A, ये इससे कैंसिल। साइन ओवर cos A जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, और यही हमने प्रूव करना था कि ये tan के इक्वल है। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है cos 2α की वैल्यू अगर cos α ये गिवन है। तो हमें पता है कि cos 2α के 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसमें वही वाला ओपन करना है कि जिसमें जो है राइट साइड पे हमें सिर्फ cos मिले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ cos α की वैल्यू है। तो cos 2α का वो फार्मूला लगाया जिसमें सिर्फ राइट साइड में cos α होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos α की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ये आगे कैलकुलेटर का काम है, और ये सारा आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आगे अब ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा है छठा क्वेश्चन। तरतीब से ही मैं चल रहा हूँ, पहले 9 किए हैं मैंने। छठा क्वेश्चन है, ये मैंने लिख लिया है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। फिर से मैंने ये एक्सप्रेशन इधर लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट वे से हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम का डायरेक्ट वे होता है कि जो नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस वैसे ही इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जो ऊपर ये हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है कि cos α - बीटा, तो उसकी जो एक्सपेंशन अगर हम करें, एक्सपेंशन गिवन है, अगर उसको क्लोज करें तो ये बनता है। अब वही मैं आपको डिफाइन करूँगा कि कैसे। हमारा जो cos α - बीटा, मैं इस वाले फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ। cos α - बीटा का जो फार्मूला होता है उसकी एक्सपेंशन ही होती है sin α sin बीटा प्लस cos α cos बीटा। इस पे भी sin α sin बीटा प्लस cos α cos बीटा। अल्फ़ा को अगर हम कह लें 3 थीटा और बीटा को कह लें हमारा थीटा है,
और इस सारे को इसी तरह चेंज कर लें। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ये बनेगा cos 3 थीटा माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर वैसे ही 3 थीटा माइनस थीटा तो 2 थीटा होता है, तो ये 2 थीटा और ये आ गया। और cos 2 थीटा वैसे ही है, अब खुद से 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। उसकी रीज़न ये है कि नीचे जो है वो हमारा जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी 2 cos थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये 2 वैसे ही आगे जो शुरू में लिखा हुआ है, cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, cos ओवर साइन, तो कोटेंजेंट 2 थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। एंड पे एरो ज़रूर लगाना है, एक तो इससे अच्छा तासुर पड़ता है और दूसरी बात ये पता चलती है कि सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब जो है वो हमारा 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? 7वें शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि पीरियड फाइंड करना है 3 cos x बाय 5 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 11 से, सफ़ा नंबर 341 है, एक्सरसाइज 11.1 है, उसका सवाल नंबर 15 है। इतनी सी स्टेटमेंट लिख ली। अब हमें पता है कि कोस का पीरियड 2 पाई होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि साइन कोस सीकेंड को सीकेंड का 2 पाई होता है और टेंजेंट को टेंजेंट का पाई होता है। ये दो बातें भी अलहदा से एमसीक्यू में आती होती हैं। प्रीवियस पास पेपर अगर आप चेक करेंगे अप टू डेट पेपर, उनमें आपको ये बातें नज़र आएंगी। अब जो कोज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हुआ उसका पीरियड 2 पाई होता है, तो आपने ये 3 कोस ये लेफ़्ट वाला लिख के यहाँ पे 3 एज इट इज़ कोज एज इट इज़ x ओवर 5 इस एंगल में इस के पीरियड को प्लस कर देना है। और जब एंगल में पीरियड को प्लस करना है तो कोशिश करना है ये फ्रैक्शन ना हो, ये जो पहली टर्म है या पहला एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन में ना हो। इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, ख़त्म करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो वो ख़त्म करने के लिए फिर मैंने ये किया कि इसका डिनोमिनेटर भी 5 बना लिया और फिर जो 1 ओवर 5 है वो कॉमन ले लिया, 1 ओवर 5 भी जो है वो कॉमन ले लिया। तो ये इस तरह से बना, और x प्लस 10 पाई, ये जो है 10 पाई, ये पीरियड होगा इस फंक्शन का। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, BC, 2 साइड और एक एंगल गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, BC साइन अल्फ़ा। रेफरेंस है पेज नंबर 76 चैप्टर 12.7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। फार्मूले में वैल्यू सारी पुट कर दी, एंगल भी जिस तरह गिवन है उसी तरह पुट करना है। मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटर से किस तरह इसका करेक्ट आंसर आता होता है। तो जी जनाब कैलकुलेटर सामने आ गया है। हमारा जो एंगल है वो है 30 डिग्री 50 मिनट, साइन 30 डिग्री, साइन पुट कर दिया 30 डिग्री, ये जो डिग्री और कॉमास में ये सिंबल है डिग्री का। अब इसके बाद अगर आप आगे 50 लिखकर डिग्री लगाएंगे ना तो कैलकुलेटर इस डिग्री को समझेगा ये मिनट है, और इक्वल प्रेस करेंगे तो जो आंसर आएगा यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। डेसिमल के बाद सिर्फ 4 आपने लिखने हैं, 5125, और इधर से इस सारे को भी मल्टीप्लाई करवा के मैंने आगे लिख दिया है। ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के ये आ रहा था और डेसिमल में ये आ रहा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये बना। इसके साथ जनाब आपने यूनिट ज़रूर लिखना, नहीं तो एक नंबर जो है ना लिखने पे माइनस हो जाता होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। हमने प्रूव करना है R1 R2 R3 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा स्क्वायर के। ये 4 वैल्यूज़ हैं, ये अगर 4 वैल्यूज़ आपको आती हैं तो आप आंखें बंद करके इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। R जो है वो इक्वल है, ये मैंने पहले बॉक्सेस बना के ये चारों वैल्यूज़ इधर लिखती हैं। R जो है वो डेल ओवर एस के, R1 डेल ओवर एस माइनस ए, R2 डेल ओवर एस माइनस बी, R3 डेल ओवर एस माइनस सी। ये चारों वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, 1 2 3 4 डेल्टा मल्टीप्लाई होंगे डेल्टा की पावर 4, और इनको अरेंज करके लिख देना है।
हीरो फार्मूला आपने पढ़ा है, हीरो फार्मूला ये होता है अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो डेल्टा स्क्वायर इसके इक्वल आता है, यानी ये जो सारा डिनोमिनेटर में लिखा है ये इक्वल है डेल्टा स्क्वायर के। तो ऊपर डेल्टा 4 और नीचे डेल्टा स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर के, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्वेश्चन प्रूव हो गया। और हमने यही बताना था कि ये सारा जो है ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। हमारे 9 मुख्तसर सवाल जो है सवाल नंबर 4 के भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो है हमारा आखिरी 30 नंबर का काम है, यानी 30 मार्क्स मिलते होते हैं अगर हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करें। अब आपको पता है ये हमारा सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 के 3 सवाल करने होते हैं और टोटल होते 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने जो पहला सवाल किया है वो सवाल नंबर 5 है। अगर 5 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसी का ए करना है और उसी का बी करना है, ये आपने बात ख्याल रखना है। रेफरेंस है इसका पेज नंबर 138, चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अगर आप ये सारी डिटेल देखेंगे तो बुक में आपको यही क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। अब हमने इसको क्रैमर रूल से यूज़ करते हुए जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ ये जो है जिसमें हम सिर्फ कोफिशेंट्स को लिखते होते हैं 2 4 3 -1 2 -4 1 3 -1, कोफिशेंट्स लिख लिए। इसका डिटर्मिनेंट लेते होते हैं। डिटर्मिनेंट 3/3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये ऊपर वाले तीनों नंबर मार्कर से इस वजह से लिखे हैं कि पहले हम ये नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिख लिया। अब ये लाइक एक गेम की तरह है, जिस तरह आप गेम नहीं खेलते, ये नंबर लिख लिया तो ना इसके नीचे वाले लिख सकते हैं और ना इसके आगे वाले लिख सकते हैं। अब ये जो बच्चे हैं 2 -4 3 -1, ये लिखकर उनका डिटर्मिनेंट लेना है। फिर दरमियान में आता होता है नेगेटिव का साइन, अकॉर्डिंग टू रूल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन। फिर हम लिखते होते हैं यहाँ से टॉप से दूसरा नंबर, यानी इस रो पे दूसरा नंबर। फिर वही जो जो हमारा रूल है या गेम है, ये नंबर लिखा है तो ना इस रो में लिख सकते हैं और ना इस कॉलम में लिख सकते हैं। तो जो नंबर बच रहे हैं 4 3 3 -1 वो यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर ये +1 लिखने का मतलब है ना ये नंबर लिख सकते हैं ना ये 4 3 2 -4 ये लिखती है। और 2/2 का डिटर्मिनेंट क्लास 9 से और सीखना स्टार्ट हो जाते हैं आप। ये सारा सॉल्व करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट -15 आ रहा है, इसका मतलब आगे सोल्यूशन पॉसिबल है या सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर हो तो आगे सवाल चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। अब आगे चलते हैं इसके दूसरे सफ़े की तरफ। अब आगे हमें पता है कि हमने x1 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है और x3 फाइंड करना है। ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x1 फाइंड करने के लिए ये जो x1 के सारे कोफिशेंट्स हैं, ये कोफिशेंट्स इसको रिप्लेस करते हैं इसके साथ। x2 फाइंड करने के लिए जो x2 के कोफिशेंट है उसको इसके साथ रिप्लेस करते हैं इन कॉन्स्टेंट्स के साथ। x3 के कोफिशेंट फाइंड करने के लिए इनको रिप्लेस करते हैं इनके साथ। अब आगे मैंने यही काम किया है। तो x1 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, इसका डिटर्मिनेंट लिखकर डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कर देना है। इस 3/3 डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व किया है और डायरेक्ट सॉल्व करके हमारा x1 जो है इसके इक्वल आ रहा है। इसी तरह x2 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें जो x2 के कोफिशिएंट है उसको कॉन्स्टेंट्स के साथ रिप्लेस किया, बाकी सारा कुछ वैसे ही। और डिनोमिनेटर में -15 हर दफ़ा ही आएगा। सारा सॉल्व कर लिया, आपने डायरेक्ट ही करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन से कह सकता हूँ, ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो आप ख़ुद भी डायरेक्ट ही करते होंगे। ये जो x2 है ये इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली आपने x3 भी इसके जो है वो फाइंड कर लेना है कि हमारा x3 किसके इक्वल होगा। यहाँ पे जो x3 मैंने ले लिया है और x3 वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस किया है, बाकी दोनों वैसे ही हैं और डिनोमिनेटर में -15 है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डायरेक्ट ही फाइंड करना आता होगा।
तो ये आपने फाइंड कर लेना है। हमारी x3 की ये वैल्यू आ गई है। अब कुछ बच्चे मैंने नोट किया है, जब पेपर चेक करता हूँ तो इस क्रैमर रूल के जो तीनों वैल्यूज़ हैं ना, इसको इक्वेशंस में पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपनी एहतियात के लिए करें, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन को चेक करें। रीज़न वही है, एक तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और इतने पेजेस नहीं होते जनाब कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते जाएं, एक्स्ट्रा शॉर्ट अटैम्प्ट करते जाएं। बेवकूफ़ी है, एक्स्ट्रा शॉर्ट अटैम्प्ट करना बेवकूफ़ी है, और एक ही बात को बढ़ा चढ़ा के बार बार एक्सपेंड करते जाना वो भी बेवकूफ़ी है। एक्स्ट्रा शॉर्ट करने से भी जो है वो आपका जो जो टोटल बंदा कर रहा होता है ना, ये उसके लिए ये उसको गुस्सा चढ़ाती है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि उसके टोटल में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एंड पे फिर आपने इस तरह 3 डिब्बे बना के जो है आप बता देना ये हमारा आंसर है। आप जो है इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। बताने का मकसद ये है कि मैं थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, x1 x2 x3। ये मैंने 3 लिया ब्रैकेट, हमारी x1 की वैल्यू 1/3 है, 1/3 ब्रैकेट क्लोज मैं यहाँ पे करूँगा, फिर माइनस है, फिर 4 है, फिर हमारी x2 की जो वैल्यू है वो है -19/15, फिर से ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेगेटिव x3 की हमारी वैल्यू अभी क्या आई है, वो आई है 46/15। अगर आप इस सारे को इक्वल करेंगे तो देखें जनाब ये 3 के इक्वल आ रहा है। तो आपने जो है इसको प्रूव करना नहीं है, ये 3 के इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं। यानी पता ये चल रहा है कि वैल्यूज पुट करके हमारी दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। तो आपने पेपर में प्लीज़ ये काम नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में भी उन्होंने प्रूफ जो है वो चेक करके नहीं किया हुआ। तो बस अगर आप इतना ही कर दे तो यही हमारे लिए गनीमत है। अभी मैंने आपको बताया अगर आप सवाल नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसी का ए करें और उसी का बी करें। ठीक है, अगर आप 5 का ए कर रहे हैं और 6 का बी कर रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हाँ इन केस अगर आपको सवाल नंबर 5 का ए आता है और 6 का बी आता है तो फिर आप लिख दें। मेरे जैसा वहाँ पे पेपर चेक करो तो वो उस बच्चे को भी नंबर पूरे ही दे देता है, वो इस चीज़ को भी बॉदर नहीं करता, इस चीज़ को भी इग्नोर करता है। ठीक है, तो लेकिन एहतियात करनी है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। तो आपने उसी असूल से करना है जो आपका पेपर पैटर्न है, उस केस में आपने करना है अगर आपको ना आता हो। ठीक है, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनने कोई आगे हिंट नहीं दिया, उनने कहा बस सॉल्व करें। और ये 10th ग्रेड का 10वीं का सवाल है जो 11वीं में भी फिर लॉन्ग में आया हुआ है। पहले रेफरेंस बता दूं, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 16 और ये 147 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। तो 10th क्लास में भी आपको सिखाया जाता है, फर्स्ट ईयर में फिर सिखाया जाता है। तो पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया और इसकी जो पावर है वो ब्रेक कर दी, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 3, बाकी सारा वैसे कॉपी कर दिया। इसे इस तरह लिख लिया, 2 पावर 3 8 होता है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है। यहाँ पे फिर अगर आप देखें 2 टू द पावर x को हम y कह लेते हैं और 2 टू द पावर 2x को y स्क्वायर कह लेते हैं। पुट करके आप ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, अब आगे आपके पास 3 तरीके होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और एक फॉर्मूला होता है। जौन सा तरीका आता है बच्चों उसी तरीके से इसको करना, लेकिन करना सही, गलत ना करके आना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें नंबर कटवाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये इसमें पूरे 5 में से 5 आने चाहिए। जिसको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी आती है, फैक्टराइजेशन से करे, उससे तो एक टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगी। फैक्टर्स बना लिए, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना के अलग-अलग ज़ीरो को इक्वल पुट किया तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई। हमें पता है जो लेट करते हैं वो पुट एंड पे फिर से करते हैं। वाई लेट किया था हमने 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इज इक्वल 8। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जो आंसर आ रहे हैं इसको सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना है। 1 नंबर सोल्यूशन सेट का होता है और 4 नंबर ये सारे के होते हैं। कुल मिला के 5 नंबर आपको इस तरह दिए जाएंगे। आगे इसके बाद जो है वो मैंने सवाल नंबर 6 किया है। मुझे पता है कि 90% बच्चे जो हैं वो पेपर में जो लॉन्ग अटैम्प्ट करते होते हैं, एक तो ये 5वां करते होते हैं और दूसरा 8वां और तीसरा 9वां। ये 3 सवाल 90% तो यही करते होते हैं,
क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए होते हैं। टीचर शुरू में बता देते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री में से 50% पेपर आ रहा है, 9 शॉर्ट आते हैं, 20 नंबर के लॉन्ग आते हैं और 6 MCQ आते हैं। तो वो हर बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि आधा पेपर तो है ही ट्रिग्नोमेट्री। और ये बात वाकई काबिल कबूल है, मानने वाली बात है कि वाकई ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। बाकी चैप्टर जिस तरह बायनोमियल वाला चैप्टर मेजॉरिटी बच्चे नहीं करते, सीक्वेंस सीरीज़ वाला भी स्किप कर देते हैं या ब्रेक करके पढ़ते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा पूछी है ना, फिर आगे एंट्रेंस टेस्ट में यूईटी में जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे इस बात को कि इधर ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पूछे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने कम रेशो रखी होगी क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हर किसी ने की हुई है। तो वो थोड़ा जो क्वेश्चन का प्रपोर्शन है ना पर चैप्टर, जो क्वेश्चन पूछने की है हर चैप्टर में से, वो कम फिर उस हिसाब से रखते हैं इस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए। रेफरेंस आपको दे दिया कि पेज 185 पे, ये आपने सारा देख लेना, ख़ुद भी पढ़ लेना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आया हुआ है, ठीक है। ये भी मेजॉरिटी बच्चे उन्हें आसान लगता है, अटैम्प्ट करते हैं। इस तरह से आपको ये अरेंज करना होता होगा। ABC की आपने इसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए इसको पहले 0 को इक्वल रखते होते हैं, फिर इसको, अब ये दोनों सेम है तो सिर्फ एक दफ़ा रखेंगे, इससे तो 2 वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं, एक ये C और एक ये A। अभी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फर्दर जब मैं अलहदा से चैप्टर के सॉल्यूशन बताऊंगा या समझाऊंगा फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और मुसलसल बोल बोल कर मेरी भी तबीयत जो है यहाँ पे नासाज हो चुकी है और ईद के दिन चल रहे हैं और मैं आपको क्या क्या साथ में बताऊँ। तो अगर आपको ये राइट साइड नज़र आ रही है तो एंड पे फिर हम कंपेयर करते हैं। इस तरह आपने B की वैल्यू फाइंड करके जो है रिज़ल्ट लिख देना है। ये सिर्फ आप देखें कि पेपर हुआ किस तरह से है, लाइन किस तरह से लगी है, कहाँ पे कितनी स्पेस छोड़नी है। एंड पे A, B और C की वैल्यू इस तरह पुट कर देनी है। अगर आपको इससे ये फॉर्म नहीं आती तो खुदारा ना लिखें, यहीं पे छोड़ दें, यहीं पे ही 5 नंबर पूरे मिलेंगे, आगे ना चलें। अगर इसमें गलती होगी तो वो गलती कंसीडर करके नंबर काट सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है ये बताया है कि अगर आप सवाल नंबर 6 कर रहे हैं तो उसी का A करना है और उसी का B करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी का A की है और उसी का B की है, ठीक है। अब हम B वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिख लिया, ये हमारा एक्सप्रेशन है। हमने कहा ये एक GM है, ज्योमेट्रिक मीन है A और B के। हमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आता है, अंडर रूट को पावर 1/2 में फॉर्म लिखा, और ये ज्योमेट्रिक मीन हमें वैसे ही उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। पीछे भी बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होती हैं। इस तरह ये आप इसको इक्वल करके बेसिक इंडिसेस का रूल यूज़ करते हुए आप इसको चलते जाएंगे। मैं अलहदा से इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और अब इतना पोटेंशियल और इतना स्टेमिना भी नहीं है कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया जाए, ठीक है। आप इसको चलते जाएंगे तो आप बस यहाँ पे ये देखें कि क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट हुआ है। इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया है, फिर इसको इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर जिनकी पावर सेम थी उनको इकट्ठा कर लिया। जैसा कि यहाँ पे आप a टू द पावर n और a टू द पावर n-1 को देखें, b टू द पावर 1/2, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया। बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। 1/2 - 1 ये होता है, 1/2 - 1 ये होता है। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे b टू द पावर -1/2 इसको इधर कर दिया शिफ्ट और इस सारे को इधर शिफ्ट कर दिया, जिनकी पावर्स एक जैसी हैं, और एंड पे आप चलते जाएंगे तो n की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं बस अब अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। एंड पे आपने इस तरह एरो ज़रूर लगा देना है, उसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब आखिरी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका पार्ट नंबर A और उसी का पार्ट नंबर B।
ये क्वेश्चन बुक में आपको कहाँ पे मिलेगा, आपने आना है पेज नंबर 312 पे, एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर नंबर 9, उसका 22वां सवाल है ये, जो उन्होंने लॉन्ग में दिया हुआ है। तो इस तरह बड़ा सा Q8 करके ए लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को जो पेपर चेक करे ना उसको ये नज़र आए ये चीज़ें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी है इतनी, आगे लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, ठीक है। अब यहाँ होल पावर 6 है, तो होल पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, क्योंकि 2 times 3 अगेन 6 होता है। ऐसा लिखने से ये हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। क्यूब वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए को क्या लिया है, बी को क्या लिया है, वो सारी वैल्यूज़ आपने इसमें सॉल्व करते जाना है, करते जाएंगे, लास्ट पे आपकी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि साइड पे लाइन कितनी लगी हुई है और क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट हुआ है। पेपर में अगर आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर ने इस तरह ही टिक लगा के 5 नंबर दे देंगे आपको। आगे इसी का दूसरा पार्ट है, और इस पेपर का आखिरी सवाल है, और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है। अब हम 8 का बी अटैम्प्ट करेंगे। स्टेटमेंट लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहाँ पे हमें पता है जिस तरह साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन अल्फा हाफ एंगल आइडेंटिटी, अगर ये 1 है तो आगे इसका हाफ चलता है। ये दो फॉर्मूले आपने इसमें पुट करने हैं, इसको सॉल्व करना है। तो जनाब एंड पे चलते चलते ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। ऊपर तो जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये वही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल है, जो हमने प्रूव करना है, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये आपने बिल्कुल इसी तरह अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करवा दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये हमारी राइट हैंड साइड है। एंड पे जो है वो आपने बता देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड क्या है। 15 तारीख को जो आपका पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ विशेस, मेरी पूरी भरपूर दुआएं आपके साथ है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।